वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीएसटी सीए इंटर का चैप्टर नंबर 2, सप्लाई अंडर जीएसटी। अगर चैप्टर नंबर 1 अभी तक आप लोगों ने कवर अप नहीं किया है तो चैप्टर नंबर 1 देख लेना। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 की ऑलरेडी मैं सभी वीडियोस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अभी देखिए, आज से हम सप्लाई अंडर जीएसटी स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग हम लोगों को जाननी जरूरी है वो क्या है? दैट इज टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? टैक्सेबल इवेंट यानी कि ट्रांजैक्शन का वो पार्ट जब टैक्स अराइज होता है। टैक्सेबल इवेंट यानी कि वो इवेंट जहां पे टैक्स एक्चुअल में लगाया जाता है, यानी एक ऐसे इवेंट का पता करना। देखिए, ये हमारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो इसमें से ऐसा कौन सा इवेंट आएगा जहां पे टैक्स एप्लीकेबल होगा, जहां पे टैक्स एप्लीकेबल होगा, दैट इज व्हाट? टैक्सेबल इवेंट। समझ में आ गया? अब टैक्सेबल इवेंट के ऊपर ही यूं मान के चलो कि सारा का सारा जो खेल है ना टैक्स सिस्टम का, वो डिपेंड करता है। ठीक है, जो सारा का सारा गेम है जीएसटी का या इनकम टैक्स का भी लगा के चलो, वो सारा का सारा खेल किस चीज का होता है? टैक्सेबल इवेंट का होता है। क्योंकि जब तक आपको टैक्सेबल इवेंट नहीं पता, जब तक आपको टैक्सेबल इवेंट नहीं पता, तब तक टैक्स कैसे लगाओगे? तब तक तो आप लोग टैक्स लगा ही नहीं सकते। मेरी बात समझ में आ गई? टैक्सेबल इवेंट का पता होना क्यों जरूरी है। अब पहले जीएसटी के आने से पहले, जीएसटी के आने से पहले की मैं बात कर रही हूँ, पहले क्या होता था? बहुत सारे टैक्सेबल इवेंट होते थे। तो मतलब हम जज करते रहते थे कि अच्छा, इस पॉइंट पे भी टैक्सेबल इवेंट होगा या नहीं होगा, इस पॉइंट पे होगा या नहीं होगा। जैसे कि पहले स्टेट वैट लॉज थे, एक्साइज लॉ था, सर्विस लॉ था, तो सेल, मैन्युफैक्चर, प्रोविजन ऑफ सर्विस, इन सभी के ऊपर टैक्सेबल इवेंट था। ठीक है, तो एक टैक्सेबल इवेंट नहीं था, तो इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती थी कि भैया किसको टैक्सेबल इवेंट का पार्ट माने और किसको ना माने। लेकिन अब अगर हम देखें ना, तो एक सिंगल टैक्सेबल इवेंट कर दिया, क्या? सप्लाई। यानी कि कोई भी गुड्स या सर्विसेज अगर सप्लाई मानी जाएगी तो टैक्सेबल इवेंट आएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, एक एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंटली आपको बहुत बारीकी से बताऊंगी। ठीक है, देखो, पहले बहुत सारे जो हमारे पास टैक्सेबल इवेंट थे वो थे, जैसे कि मैन्युफैक्चर, सेल, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, परचेज, एंट्री इनटू अ टेरिटरी, यानी एक किसी टेरिटरी में एंटर कर रहे हो, दैट वाज आल्सो अ टैक्सेबल इवेंट। मैं पहले की बात कर रही हूं। ठीक है, मैं कब की बात कर रही हूँ? जीएसटी आने से पहले की बात कर रही हूँ, अभी की नहीं कर रही हूँ। तब क्या था? मैन्युफैक्चर पे भी टैक्सेबल इवेंट था, सेल पे, रेंडरिंग ऑफ सर्विस पे, परचेज के किसी टेरिटरी के अंदर गुड्स एंटर कर रही है, वो भी टैक्सेबल इवेंट था। तो यानी बहुत ज्यादा टैक्सेबल इवेंट थे। उसमें ना एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहती थी कि क्या फिलहाल जो ये हम इवेंट कर रहे हैं या जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, इज दैट अ टैक्सेबल इवेंट और नॉट? क्लियर? अब क्या हुआ? अब जब आया सप्लाई, सॉरी, अब जब आया जीएसटी, तो जीएसटी में एक सिंगल टैक्सेबल इवेंट कर दिया, दैट इज व्हाट? सप्लाई। कि अगर कोई भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की जा रही है तो दैट मीन्स वो एक टैक्सेबल इवेंट है। दैट मीन्स वो एक टैक्सेबल इवेंट है। और अगर वो टैक्सेबल इवेंट है तो वहां पे टैक्स भी लग जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? यानी आपको क्या जानना जरूरी है जीएसटी को लगाने से पहले? देखो, शॉर्टकट में बता रही हूं। अब जीएसटी को लगाने से पहले क्या जानना जरूरी है? कि वो इवेंट सप्लाई है या नहीं है। अगर वो इवेंट सप्लाई है तो वहां पे जीएसटी भी लगेगा, सप्लाई नहीं है तो वहां पे जीएसटी भी नहीं लगेगा। तो मींस मैम, सप्लाई का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है? जी हाँ, सप्लाई का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। रीजन बीइंग, अगर कोई भी चीज सप्लाई नहीं है तो दैट मीन्स वहां कोई टैक्सेबल इवेंट भी नहीं है, और टैक्सेबल इवेंट नहीं है तो वहां पे जीएसटी भी नहीं लगेगा। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो इस चीज का आपने खास करके ध्यान रखना है। क्लियर? आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? इन जीएसटी regime the entire value of supply of goods and services is taxed in an integrated manner, unlike and the earlier indirect taxes which are charged independently either on the manufacture or sale of goods or on the provision of services। ठीक है, अब हमारे पास पहला प्रोविजन नहीं रहा, सिर्फ इंटीग्रेटेड मैनर में टैक्स लगेगा।
जीएसटी का। अगर सप्लाई ऑफ गुड्स है तो पिछली बार की तरह यानी पिछले टैक्सेशन सिस्टम की तरह हमें नहीं देखना वो मैन्युफैक्चर है, सेल ऑफ गुड्स है या एंट्री है किसी टेरिटरी के अंदर। आगे देखिए, कुछ एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आप लोगों को जो पता होनी चाहिए वो डेफिनेशन सबसे पहले हम इस चैप्टर में कवर करेंगे ताकि आगे जाकर के आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्लियर एवरीवन? सबसे पहले डेफिनेशन मेरे पास दे रखी है गुड्स। गुड्स का एक बहुत अच्छा चार्ट आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, पेज नंबर 2.14 पे आप लोग आ जाइए। ठीक है, प्लीज कम ऑन टू द पेज नंबर 2.14। गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन आप लोग यहां से देखो, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाई गई है। क्या कह रहा है गुड्स? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो गुड्स है। मूवेबल यानी जिसको आप मूव कर सकते हैं, मूवेबल जिसको आप मूव कर सकते हैं। जैसे ये सोफा लेकर के जा रहे हैं, सोफा मूव हो सकता है। क्लियर? टेबल है, मूव हो सकते हैं। मोबाइल फोन है, मूव हो सकते हैं। तो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या बिल्डिंग और लैंड मूव हो सकती है? नो, बिल्डिंग और लैंड मूव नहीं हो सकती। दैट मीन्स वो क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। टावर क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। मेरी बात समझ में आ गई? तो गुड्स के अंदर सबसे पहले की चीज क्या आई? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बट एक्सक्लूड्स, बट एक्सक्लूड्स, लेकिन इसमें क्या नहीं आता? इसमें मनी भी नहीं आता, इसमें सिक्योरिटी भी नहीं आती। यानी कि गुड्स का अगर लेन देन हो रहा है, ठीक है, तो सॉरी, अगर मनी का लेन देन हो रहा है तो उसे हम गुड्स नहीं मानेंगे। मनी गुड्स का पार्ट नहीं है। कोई भी सिक्योरिटीज की अगर मैं बात करूं, सिक्योरिटीज गुड्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? गुड्स मीन्स every kind of movable property but it excludes money and security। मनी और सिक्योरिटी इसमें नहीं आएगा। क्लियर? बट इट इंक्लूड्स व्हाट? इट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स की अभी ऊपर डेफिनेशन आएगी, देखो मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगी। क्लियर? लेकिन इसमें एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड होते हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स, अगर कोई देखो जमीन इंक्लूड नहीं है, मैंने बताया ना इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं है, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी लैंड से अगर कोई क्रॉप्स निकल रही है, ग्रास निकल रही है या अदर कोई चीज आप उसमें कुछ भी उगा रहे हो, वो गुड्स का पार्ट मानी जाएगी। अब आपने देखो कोई भी बाग बगीचे लगाए हुए हैं, वहां पे बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स लगाई हुई हैं, या फिर फ्लावर्स आप लोग अपनी जमीन पे लगाते हो, उसको आगे बेचते हो, तो वो गुड्स का पार्ट है। क्लियर? यानी कि जमीन से अगर कुछ पैदावार होती है, क्रॉप्स हैं, ग्रास है या अदर थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, कोई भी ऐसी चीज जो पार्ट है लैंड का, जैसे मिट्टी बेच दी, ध्यान से सुनना मेरी बात, मिट्टी बेच दी, वो तो गुड्स है ना। पार्ट वो लैंड का ही है, लेकिन आप उस लैंड के पार्ट को निकाल करके बेच रहे हो, वो अटैच्ड है धरती से। ठीक है? विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, जिसको आप क्या करते हो? सप्लाई करते हो। विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सप्लाई अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, जो आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कल को या तो एग्रीड हो जाते हो कि इन फ्यूचर में सप्लाई कर दूंगा, या फिर फिलहाल आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया सप्लाई के लिए, वो गुड्स माना जाएगा। क्लियर एवरीवन? अब ध्यान से फिर से मेरी बात सुनो। गुड्स का मतलब, गुड्स मतलब एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बट इट एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटी। और इसमें इंक्लूड क्या होता है? एक्शनेबल क्लेम इसमें इंक्लूड है। कोई भी ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास इसमें इंक्लूड होगी, या कोई भी ऐसी चीज जो अटैच्ड है हमारी लैंड से, जिसको आप सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हो या ऑलरेडी आपका कोई एग्रीमेंट है उसको सप्लाई करने का, तो वो क्या मानी जाएंगी? गुड्स मानी जाएंगी। गुड्स की डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। देखो, बहुत अच्छे से आपको अगर डेफिनेशंस क्लियर हो रही है, मेरा समझ में आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। कुछ नहीं भी आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव रिप्लाई टू यू ऑल। ओके, नाउ अब हम देखेंगे सर्विसेज। सर्विसेज क्या है? देखो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करो ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले। और अगर आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहेंगे ना मेरे साथ, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को लाइव क्लासेस भी यूट्यूब पर देना स्टार्ट कर दूंगी, बट मुझे उसके लिए रिस्पॉन्स चाहिए आप लोगों का भी। ठीक है? नाउ सर्विसेज की बात करेंगे। सर्विसेज क्या है? सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। कोई भी चीज अदर देन
गुड्स, गुड्स के अलावा जो कुछ भी बच गया, गुड्स के अलावा जो कुछ भी बच गया दैट इज सर्विसेज। कोई भी काम कर रहे हो गुड्स के अलावा वो सर्विसेज है, बट सर्विसेज में भी मनी एंड सिक्योरिटी नहीं आएगी। देखो सर्विसेज का कितना वास्ट कंसेप्ट कर दिया कि गुड्स के अलावा कुछ भी जो है उसको सर्विसेज में ले लो, लेकिन मनी और सिक्योरिटी इसमें नहीं आएगी। मनी और सिक्योरिटी ना गुड्स में थी, मनी और सिक्योरिटी ना सर्विसेज में है। ठीक है मैम, आगे देखें, बट इट इंक्लूड्स, लेकिन ये इंक्लूड करती है, क्या क्या इंक्लूड करती है? यूज ऑफ मनी। मैम अभी तो आपने बताया मनी इंक्लूड नहीं है, बट नाउ यू आर सेइंग यूज ऑफ मनी है। देखो यूज ऑफ मनी का मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। ए ने, ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? ए ने बी को 10,000 रुपीज दिए, तो इसको हम किसी गुड्स का या सर्विसेज का ट्रांसफर नहीं मान सकते। ए ने बी को पैसा दे दिया या बी ने ए को पैसा दे दिया, ये कोई ट्रांसफर ऑफ गुड्स या सर्विसेज नहीं है। ठीक है, गुड्स ना ही गुड्स है, ना ही मनी अपने आप में गुड्स है और ना ही मनी अपने आप में सर्विसेज है। बट यूज ऑफ मनी का मतलब क्या है? ए ने बी को कितने दिए? 10,000 दिए यूज करने के लिए, और ए ने बी को बोला कि इसके बदले में मैं तुमसे पर ईयर 10% इंटरेस्ट लूंगा, 10% इंटरेस्ट लूंगा। तो यहां पे ध्यान से सोचो ना कि आप कंसिडरेशन नहीं ले रहे क्या? आपने उसको मनी यूज करने के लिए दी, उसके बदले में आपने कुछ लिया ना, आपने 10% इंटरेस्ट लिया। तो यहाँ पे इसका 10% कितना हो जाएगा? 1,000। ये क्या हो जाएगा? ये सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगी, ये सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगी। बात समझ में आई? अब देखो, ए ने क्या किया, ए के पास डॉलर थे, ए के पास क्या थे? डॉलर। कितने डॉलर थे? 10,000। उसने बी को बोला कि मैं आपको 10,000 डॉलर दे दूंगा, इसके बदले में आप मुझे रुपीस दे दो, इसके बदले में आप मुझे रुपीस दे दो। अब इसके बदले में वो रुपीस ले रहा है, तो बी ने बोला कि ठीक है ओके डन, मैं आपको दे दूंगा, बट पर डॉलर कन्वर्जन चार्ज जो है वो 2 रुपए होगा। पर डॉलर का जो कन्वर्जन चार्ज होगा ना, मैं आपको डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करके दे रहा हूं, लेकिन इसके बदले में मैं कुछ कन्वर्जन चार्ज आपसे लूंगा। मैं कितने लूंगा? मैं 2 रुपीज पर डॉलर लूंगा। तो यानी कि मेरा कन्वर्जन चार्ज कितना रहेगा? ₹20,000। मेरा कन्वर्जन चार्ज रहेगा ₹20,000। ए ने बोला ठीक है, ए वॉज एग्रीड, ए एग्री हो गया। क्लियर? तो अब ये जो 20,000 आया, ये एक तरीके से मनी को कन्वर्ट करने के लिए उसको पैसा मिला। मनी जो है, मनी अपने आप में तो गुड्स और सर्विसेज हो ही नहीं सकती, लेकिन मनी का यूज करके कहीं ना कहीं उसने कमीशन कमाया या इंटरेस्ट कमाया, वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज में काउंट होगा। दिस 20,000 विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, इसको मैं सप्लाई नहीं लिखती अभी, इस विल बी ट्रीटेड एज सर्विसेज। अब वो सप्लाई है या नहीं है, ये बात के ऊपर डिपेंड है। अब वो इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट मैंने यहां बोला ये सर्विसेज है, बट ये सर्विसेज जो है वो सप्लाई में काउंट होगी या नहीं होगी, ये बात की बात है। ध्यान से मेरी बात सुनो, सप्लाई आने के बाद तो टैक्सेबल इवेंट बन जाएगा। मैंने यहाँ पे ये नहीं बोला कि ये जो इंटरेस्ट है इसके ऊपर टैक्स भी लगेगा। आई एम नॉट सेइंग दैट कि इंटरेस्ट के ऊपर आपका टैक्स भी लगना है। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि यहाँ पे टैक्सेबल इवेंट क्रिएट हो गया। ये जो पैसा ट्रांसफर हुआ इंटरेस्ट का, यहाँ पे ये सब ये सर्विसेज बन गई, टैक्सेबल इवेंट क्रिएट नहीं हुआ। सॉरी, टैक्सेबल इवेंट का हम बाद में देखेंगे क्रिएट होगा या नहीं होगा, जब वो सप्लाई बनेगी और अदर कई कंडीशंस हम लोग देखेंगे अभी। क्लियर है? तो यानी यूज ऑफ मनी वो सर्विसेज का पार्ट रहेगा। आगे देखें, कन्वर्जन ऑफ मनी बाय कैश। अभी मैंने कन्वर्जन का भी आपको साथ ही साथ एग्जांपल दे दिया, डॉलर वाला। बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन करेंसी टू अनदर, यानी किसी भी एक करेंसी से दूसरी करेंसी में चेंज करवा रहे हो। डेनोमिनेशन टू अदर विच इज अ सेपरेट फॉर विच अ सेपरेट कंसिडरेशन इज टू बी चार्ज, जिसके लिए आपने सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया है। क्लियर है एवरीवन? समझ में आ गया सभी को? ठीक है, नाउ वापस चलते हैं अपने डेफिनेशन वाले पार्ट पे। गुड्स का मैंने आप लोगों को बता दिया, सर्विसेज का मैंने आप लोगों को बता दिया। नाउ कम ऑन टू द थर्ड डेफिनेशन विच इज प्रिंसिपल।
तीसरी डेफिनेशन पे आ जाएंगे, ये क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन्स a person on whose behalf an agent carries on business of supply or receipt of goods or services or both। यानी कि प्रिंसिपल एक ऐसा पर्सन है जिसके बिहाफ पे एजेंट काम करता है और जिसके बिहाफ पे एजेंट गुड्स को रिसीव भी करता है और सप्लाई भी करता है। ठीक है, जिसके बिहाफ पे एजेंट गुड्स को रिसीव भी करता है और सप्लाई भी करता है। प्रिंसिपल की मैं बात करूं, प्रिंसिपल मतलब एक पर्सन प्रिंसिपल है और एक पर्सन एजेंट। ये थर्ड पर्सन ने गुड्स बेची, एक्स ने गुड्स बेची। अब प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला कि ठीक है, इसने बेची किसको, बाय किसने करी, प्रिंसिपल ने। लेकिन प्रिंसिपल के बिहाफ पे रिसिप्ट कौन कर सकता है, एजेंट। रिसीव कौन कर लेगा, एजेंट। अब वाई ने, प्रिंसिपल ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया कि ये वाई को गुड्स सेल करेगा, वाई को गुड्स सेल करेगा। लेकिन यहां पे क्या होगा, इसने एजेंट को बोला कि मेरे बिहाफ पे आप सेल कर दो। ठीक है, सेल कौन करेगा, एजेंट, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर। एजेंट वो पर्सन होता है जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे, इसने देखो जो कैरी एक फॉरवर्ड करनी थी, आगे गुड्स भेजनी थी या सर्विसेज देनी थी, इसके बिहाफ पे इसके एजेंट ने सर्विसेज दे दी। क्लियर है एवरीवन। प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो एजेंट गुड्स और सर्विसेज रिसिप्ट भी कर ले या सप्लाई भी कर ले, उसको हम क्या बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपिटेंट अथॉरिटी। कंपिटेंट अथॉरिटी मींस सच अथॉरिटी एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो नोटिफाई कर रही है गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 29। फैमिली, फैमिली की डेफिनेशन ध्यान से समझ लेना, आगे कई जगह जीएसटी में काम आएगी। जो भी स्पाउस है या चिल्ड्रन है पर्सन के, वो फैमिली का पार्ट होंगे ही होंगे। देखिए कुछ नहीं लिख रखा, डिपेंडेंट हो ना हो, होली हो मेनली हो, कुछ नहीं लिखा हुआ। फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट पॉइंट में कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये लिखा हुआ कि फैमिली मीन्स स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन। स्पाउस होने चाहिए और चिल्ड्रन होनी चाहिए। कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो डिपेंडेंट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। यानी डिपेंडेंट है तो भी फैमिली है, स्पाउस एंड चिल्ड्रन डिपेंडेंट नहीं है तो भी वो फैमिली का पार्ट है। नेक्स्ट वन देखें, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स। आपके जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं या अदर पर्सन, ओनली इफ दे आर होली आर मेनली डिपेंडेंट, सिर्फ तभी हम इनको फैमिली का पार्ट मान करके चलेंगे जब वो होली डिपेंडेंट है या फिर मेनली डिपेंडेंट है। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर हम बात कर रहे हैं ना स्पाउस की और चिल्ड्रन की, देन दे ऑलवेज बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ फैमिली, whether they are independent or independent। And when we are talking about parents, grandparents, brothers and sister, either they should be wholly dependent or they should be mainly dependent on the sad person। उस person के ऊपर wholly या mainly dependent होने चाहिए। Clear everyone? Okay, now कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की डेफिनेशन यहाँ क्या रहेगी, मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की डेफिनेशन यहाँ क्या रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। आगे आ जाइए लोकल अथॉरिटी। ये लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन को और ये फैमिली, इनकी डेफिनेशंस को जस्ट पढ़ लेना एक बार ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। इससे ज्यादा आपको रट्टे नहीं मारने इनकी। जो मैंने ऊपर बताया गुड्स की डेफिनेशन को, सर्विसेज की डेफिनेशन को, ये अच्छे से याद होनी चाहिए, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन को कोई रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। सिंपली एक बार पढ़ लेना कि जो पंचायत है, जो डिफाइन कर रखी हो क्लोज डी आर्टिकल 243 में, म्यूनिसिपैलिटी जो है क्लोज ई 243 आर्टिकल के अंदर जो आपको बताया जाता है, म्यूनिसिपल कमेटी यानी जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड एनी अदर अथॉरिटी लीगल एंटाइटल टू इंटरेस्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सब डेफिनेशंस आप जस्ट एक बार रीड कर लेना। मैं इसको ज्यादा डेप्थ में ऐसा कुछ बताने वाला है ही नहीं इसमें। ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ योर चैप्टर इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत क्वेश्चंस भी इसके ऊपर आते हैं, तो कंसिडरेशन ध्यान से समझना। एक कहते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी है ये इस चैप्टर की। क्लियर, सुनो,
कोई भी पेमेंट आपने कर दी हो, इसका आगे चार्ट भी है, चार्ट भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन पहले बड़े ध्यान से ना, बड़े प्यार से इस डेफिनेशन को समझ लो। ठीक है, अगर देखो लेक्चर्स में मजा आ रहा है तो नीचे कमेंट जरूर करना कि मैम लेक्चर्स अच्छे लगे। एनी पेमेंट मेड, देखो या तो आपने पेमेंट कर दी हो, एनी पेमेंट मेड मीन्स पेमेंट कर दी हो, और या फिर टू बी मेड यानी अभी इन फ्यूचर में करनी है। या तो आपने पेमेंट कर दी हो या इन फ्यूचर में करनी है, वेदर इन मनी और अदरवाइज, चाहे पैसा आप मनी में दो या फिर अदरवाइज यानी किसी काइंड में दो। मेरी बात समझ में आ गई? अगर आप ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हो वो भी कंसीडरेशन है, फ्यूचर में पेमेंट करनी है वो भी कंसीडरेशन है, मनी में दोगे तो भी कंसीडरेशन है, अदरवाइज देन काइंड में दोगे यानी किसी वस्तु के तौर पे दोगे वो भी कंसीडरेशन है। क्लियर? उसके बदले में कोई आप एक्टिविटी करोगे वो भी कंसीडरेशन है, अदरवाइज के अंदर सब कुछ इंक्लूड हो गया, अदरवाइज के अंदर सब कुछ इंक्लूड हो गया। क्लियर हुई मेरी बात यहां तक? फर्स्ट लाइन फिर से ध्यान से पढ़ो, देखो एक एक पॉइंट का मीनिंग है यहाँ पे। हम टैक्सेशन पढ़ रहे हैं, टैक्सेशन, इनकम टैक्स, जीएसटी में हर एक पॉइंट का मीनिंग होता है, तो हर एक पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना। क्लियर? ऐसा नहीं है चलाऊ काम नहीं करना, बड़े ध्यान से समझो इन चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एनी पेमेंट मेड, जो भी पेमेंट की है या इन फ्यूचर में करनी है वो कंसिडरेशन है, फिर वो जो पेमेंट है वो मनी में हो या फिर अदरवाइज देन मनी हो उसे कंसिडरेशन का पार्ट मानेंगे। नेक्स्ट देखो, इन रिस्पेक्ट टू, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ, यानी हम किस लिए कर रहे हैं पेमेंट, चाहे आगे पहले पूरी पढ़ लो, फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यानी कि जो हमने गुड्स और सर्विसेज थी उनके रिस्पेक्ट या उनके रिस्पॉन्स में पेमेंट दी, या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज को इंड्यूस करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज को बढ़ावा करने के लिए पेमेंट दी, तो भी वो कंसिडरेशन का पार्ट है। क्लियर? ये डेफिनेशन का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको अलग अलग करके बाइफरकेट करके पढ़ के देखना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया ना, एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, उसके बाद क्या आया, वेदर इन मनी और अदरवाइज, एक एक पॉइंट को अलग अलग करके समझो। ठीक है, फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ व्हाट, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसको बढ़ावा देने के लिए करी हो ये पेमेंटें, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ के लिए। यहां तक समझ में आ गया? आगे देखो, अब आ गया तो वेदर बाय रिसिपिएंट, चाहे रिसिपिएंट पेमेंट करे या फिर कोई अदर पर्सन पेमेंट करे। अच्छा, यानी मैम रिसिपिएंट भी पेमेंट दे सकता है और उसके अलावा कोई और भी पेमेंट दे सकते हैं। हाँ, वही तो मेन बात है, रिसिपिएंट खुद भी पेमेंट कर सकता है, अदर देन रिसिपिएंट कोई और पर्सन भी पेमेंट दे सकता है। यानी कंसीडरेशन में अब तक क्या सीखा, पेमेंट पहले कर दी गई हो या आज करी हो, पेमेंट मनी में करी हो या अदरवाइज देन मनी करी हो, इन रिस्पेक्ट टू, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ के लिए करी हो, यानी कि गुड्स और सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए करी हो। कौन कर सकता है, रिसिपिएंट भी कर सकता है पेमेंट और अदर देन रिसिपिएंट भी। मैम अदर देन रिसिपिएंट कैसे कर देगा, देखो ना, आपने गुड्स खरीदी लेकिन आपके बिहाफ पे आपके पेरेंट्स ने पैसा दे दिया, किसी दोस्त ने पैसा दे दिया, किसी थर्ड पार्टी ने पैसा दे दिया, डजंट मैटर, पैसा गया ना, किसी ने भी पैसा दिया और डजंट मैटर, पैसा तो गया, पैसा चला गया, तो दैट मीन्स कंसिडरेशन पे आउट हो गया। क्लियर? बट अब आगे देखो, बट शेल नॉट इंक्लूड, क्या नहीं इंक्लूड होगा इसमें, बट शेल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी। ठीक है, जो भी शेल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी, जो भी सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है या स्टेट गवर्नमेंट ने दी है वो इसका पार्ट नहीं बनेगी। अगर कोई सब्सिडी दे दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने तो वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगी। जैसे आपने कोई भी गुड 100 रुपए की बेची, 80 रुपए कस्टमर ने दी और 20 रुपए की सब्सिडी आपको गवर्नमेंट ने दे दी, वो जो सब्सिडी आपको गवर्नमेंट ने दी वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगी।
क्लियर? अगर गवर्नमेंट कोई भी सब्सिडी दे देती है तो वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगी। क्या नहीं बनेगा? गवर्नमेंट सब्सिडी। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, ये तो एक पार्ट था कंसिडरेशन का। मैम अभी भी कुछ पेंडिंग है? जी हाँ, एक पैराग्राफ और पेंडिंग है कंसिडरेशन का। क्या? मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस। फॉरबियरेंस को भी छोड़ दो, पहले ध्यान से मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट देखो। देखो, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट मतलब आपने पैसा नहीं दिया, लेकिन पैसा देने की बजाय ना आपने कोई काम कर दिया। पैसा देने की बजाय आपने कोई काम कर दिया। जैसे मैंने क्या किया, वैसे मैंने अपने ऑफिस में, मैंने अपने ऑफिस में कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाई। ठीक है, मैंने अपने ऑफिस में कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाई। उस रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बदले में उस पर्सन ने क्या किया? बिल रेज किया। उस पर्सन ने बिल रेज किया। तो मैंने कहा ठीक है यार, तुम पैसे मत लो, एक काम करो, अपनी फाइल मुझे दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारा जो भी काम है वो करके दे दूंगी। तो ना तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे, ना मैंने तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। क्लियर? तो उसका जो जीएसटी का काम था, इनकम टैक्स का काम था, मैंने उसका करके दे दिया। एक एग्जांपल बोल रही हूँ, प्रैक्टिकली ऐसा हम किसी को कुछ ऑफर नहीं करते। ठीक है, तो हमने उसको उसका काम करके दे दिया, जो भी उसके कंप्लायंसेस थे टैक्स के वो कंप्लीट करके दे दिए। तो यहाँ कोई भी मॉनेटरी वैल्यू आई? नहीं आई। क्या यहाँ पे कोई भी मॉनेटरी वैल्यू आई? नो मैम, कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं आई। लेकिन फिर भी इसको कंसिडरेशन माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्टली एक कंसिडरेशन है। माना यहाँ पे मनी नहीं है, यहाँ पे मनी नहीं है, बट देर इज अ हाइड कंसिडरेशन। यहाँ पे एक हाइड कंसिडरेशन एग्जिस्ट कर रहा है अभी। कंसिडरेशन क्या है? जो मैंने उसको टैक्स कंप्लायंसेस करके दिए उसकी मॉनेटरी वैल्यू काउंट कर लो ना, कि एक्चुअल में वो टैक्स कंप्लायंस कितने में होने थे। जो उसने रिपेयर एंड मेंटेनेंस करके दी, जो उसने रिपेयर एंड मेंटेनेंस करके दी, वो कितने में होनी थी। तो उस बेस पे जो कंसिडरेशन है उतनी अमाउंट का माना जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? कई जगह मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती, लेकिन फिर भी उसकी कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होती है। तो अगर आपने पैसा नहीं भी पे किया तो भी आप उसकी मॉनेटरी वैल्यू की कंसीडरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। यहां तक समझ में आ गया? नाउ अब अगला देखो। कोई, अब यहां तो मॉनेटरी वैल्यू थी एक्ट को करने की, जो ये मैंने बताया ये किसकी मॉनेटरी वैल्यू थी? किसी भी एक्ट को करने की। लेकिन अब आगे देखो, फॉरबियरेंस आ गया, यानी कुछ ना करने की मॉनेटरी वैल्यू। यानी कि कुछ ना करने की भी अगर मॉनेटरी वैल्यू है तो वो भी कंसिडरेशन है। मैम कुछ करने की के बदले में हमने पैसा नहीं दिया, तो भी आपने बोला कि उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकालो। हाँ, गवर्नमेंट कहती है कि उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकालो, जो वैल्यू है उसे कंसिडरेशन मान लो। अब कुछ ना करने, यानी हम कुछ नहीं भी कर रहे तो भी उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे उसकी मॉनेटरी वैल्यू। देखो एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। मॉनेटरी वैल्यू की जब मैं बात कर रही हूँ, फॉरबियरेंस मतलब फॉर एग्जांपल मेरा एक ट्यूशन सेंटर है। ठीक है, मेरा एक ट्यूशन सेंटर है, कोचिंग सेंटर, और बाहर पार्किंग नहीं है, पार्किंग की ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, तो लोगों के घर के आगे बच्चे बाइक स्कूटीज वगैरह खड़ी कर देते हैं। क्लियर? तो वहाँ नेबर में किसी भी एक पर्सन ने, किसी भी एक नेबर ने क्या किया? कंप्लेंट कर दी। कंप्लेंट कर दी कि ये जो मैडम है, इन्होंने, इनके जो स्टूडेंट्स हैं, ट्यूशन सेंटर है, उसकी वजह से हमारे घरों के आगे गाड़ियां खड़ी रहती हैं और हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। बच्चे बाहर खड़े होकर शोर मचाते हैं, तो ब्ला 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 उसने हमारे अगेंस्ट क्या कर दी? कंप्लेंट कर दी। मेरी बात समझ में आई? अब देखो, उसने हमारे अगेंस्ट कंप्लेंट की, तो लीगली वो कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाह रहा था इस चीज पे, और बाकी लोग भी उनके साथ थे। तो मैंने उनको एक ऑफर दिया, सभी गली वालों को मैंने क्या किया? एक ऑफर जा करके दिया कि ठीक है, आपके जितने भी बच्चे हैं ना गली में, यानी जो 4-5 नेबरर्स थे जिनको ज्यादा प्रॉब्लम थी, उनको बोला आपके जो बच्चे हैं ना, देखो हम उन्हें फ्री पढ़ाएंगे। आप उनको हमारे ट्यूशन सेंटर्स पे भेजो, हम उन्हें क्या पढ़ाएंगे? फ्री पढ़ाएंगे, फ्री फ्री फ्री।
बस आप लोग ये एक्शन लेने की बात मत करो। ये जो आप कह रहे हो हम लीगल एक्शन लेंगे या आप हमारी आगे जाके कंप्लेंट कर रहे हो, ये सब कंप्लेंट्स आप लोग वापस ले लो, लीगली आपने कुछ नहीं ऐसा करना। हम आपके सभी बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। क्लियर? अब मैंने उनके बच्चों को फ्री पढ़ाया, किस लिए? क्या इन्होंने मेरे लिए कुछ किया था? क्या इन नेबरर्स ने मेरे लिए कुछ किया था? नहीं, मैंने इनको फ्री इसलिए पढ़ाया ताकि ये कुछ करे ही ना, ताकि ये कोई भी कंप्लेंट ना करे, मैंने इसीलिए तो फ्री पढ़ाया। तो कुछ ना करने के बदले में जो बेनिफिट हुआ वो भी कंसीडरेशन है। अब मैडम पता कैसे चलेगा? जो जेन्युइनली जिन बच्चों की मैं फीस लेती हूँ, जैसे यहाँ पे जो भी पर्सन मेरे पास पढ़ने आया, उस बच्चे को पढ़ाने की जो फीस होती वो उसकी क्या बन जाएगी? मॉनेटरी वैल्यू। तो कुछ ना करने का जो हमारे पास बेनिफिट हुआ उसकी भी आप मॉनेटरी वैल्यू काउंट करेंगे और वो कंसीडरेशन माना जाएगा। क्लियर एवरीवन? बात समझ में आ गई? एक सेकंड का ब्रेक ले लेते हैं, पानी मैं भी पी लेती हूँ, आप लोग भी पी लीजिए। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको मॉनेटरी वैल्यू कुछ करने की या फिर ना करने की मॉनेटरी वैल्यू भी आपके पास क्या मानी जाएगी? कंसीडरेशन। किसके लिए हमने ये दिया? इन रिस्पेक्ट टू, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यानी कि आपने कुछ किया सेल बढ़ाने के लिए या आपने कुछ नहीं किया अपनी सेल बढ़ाने के लिए, और उनकी जो मॉनेटरी वैल्यूज हैं वो यहाँ पे कंसीडरेशन माना जाएगा। आपने देखो जो एक्ट किया, किस लिए किया? सेल बढ़ाने के लिए। फॉरबिडेंस, जो एक्ट नहीं किया, किसी को रोका किसी एक्ट को करने से, सामने वाले को आपने रोक दिया कि आप ये एक्ट नहीं करो, किस लिए? अपनी सेल बढ़ाने के लिए, अपनी सप्लाई बढ़ाने के लिए। सेल छोटा पार्ट है, हम इसको सप्लाई बोलेंगे, अपनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बढ़ाने के लिए। क्लियर? समझ में आ गया? तो दोनों को किसमें कन्वर्ट करना है? एक्ट और फॉरबिडेंस को मॉनेटरी कंसिडरेशन में, मॉनेटरी वैल्यू में ये कंसिडरेशन माना जाएगा। वेदर बाय रिसिपिएंट या अदर पर्सन हु शैल नॉट, ठीक है, या अदर पर्सन, या तो वो रिसिपिएंट होगा या कोई अदर पर्सन होगा जो कि ये एक्ट या फॉरबिडेंस का काम करेगा। क्लियर है? लेकिन इसमें भी आपने इंक्लूड नहीं करनी। क्या इंक्लूड नहीं करनी? इसमें आपने सब्सिडी इंक्लूड नहीं करनी विच इज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जो भी सब्सिडी है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी हो या स्टेट गवर्नमेंट ने दी हो, वो आप इंक्लूड नहीं करेंगे इसके अंदर। कंसिडरेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, एक बार नेक्स्ट छोटा सा इसका एक और टॉपिक रह गया, उसके बाद मैं आपको इसको चार्ट से भी समझाऊंगी। बहुत डिटेल वर्जन लूंगी, फेस टू फेस बैचेस जितना डिटेल लेकर के चलेंगे हम इस कोर्स को। ऐसा नहीं है कि मुझे टपाना है या आपको सिर्फ एक फास्ट ट्रैक क्लास देनी है, नहीं, ये फास्ट ट्रैक नहीं है, डिटेल्ड क्लास है। स्टेप बाय स्टेप एक एक कंसेप्ट मैं आप लोगों का लूंगी, जैसे फेस टू फेस कोचिंग में लिया जाता है। हाँ जी, देखिए, हाउ एवर अ डिपॉजिट गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ shall not be considered as a payment for such supply unless the supplier applies such deposit as consideration for such supply। डिपॉजिट को नहीं लेके चलना। अब देखो डिपॉजिट क्या है, अभी तक आपको कुछ समझ में आया नहीं होगा, इसमें बहुत अच्छे से समझाएंगे। ये देखो, ये एक पर्सन है, देखो खिलखिलाता सा एक पर्सन है, इसको रेंट पे मकान लेना था। ये थोड़ा तड़ी में बैठे हैं सेठ साहब, ये हेड पहन के, ठीक है। ये सेठ साहब हैं, ये इनके पास गया कि मुझे आपका हाउस रेंट पर लेना है, मुझे आपका हाउस रेंट पर लेना है। इन्होंने बोला ठीक है, लेकिन 50,000 का पहले डिपॉजिट देना पड़ेगा और 10,000 पर मंथ रेंट रहेगा। 50,000 भैया एक डिपॉजिट देना पड़ेगा एज अ सिक्योरिटी,
बिना डिपॉजिट के मैं अपना घर किराए पर नहीं दूंगा। जरूरी नहीं है सिर्फ घर के लिए, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। डिपॉजिट कहीं भी लग सकता है, टेंडर लगाते हो ना वहां भी डिपॉजिट लगते हैं, बहुत जगह डिपॉजिट सिक्योरिटीज देनी पड़ती है। क्लियर? तो इस महाराज ने क्या बोला, डिपॉजिट देना पड़ेगा भैया 50,000 का, किराया 10,000 रुपये महीने अलग लूंगा। मैंने यहाँ पे 1,000 लिख दिया, कोई बात नहीं, 10,000 कर देते हैं। क्लियर? तो इन्होंने, मजबूरी थी, इन्होंने बोल दिया इसको ओके, मैं आपको देता हूँ 50,000 रुपीज। अब इसने क्या किया, इनको 50,000 का डिपॉजिट दे दिया। क्या दे दिया? 50,000 का डिपॉजिट, और 10,000 पर मंथ किराया देना शुरू कर दिया। अब जो 10,000 है इसको तो हम कंसीडरेशन मानेंगे, इसको तो हम कंसीडरेशन मानेंगे, लेकिन 50,000 डिपॉजिट का मतलब क्या है, कल को जब ये घर खाली करके जाएगा तो ये बाबूजी इसको ये 50,000 क्या करेंगे, वापिस करेंगे, ये इसको वापिस करेंगे। ये तो सिक्योरिटी के तौर पे ही लिखा हुआ है, ये तो सिक्योरिटी के तौर पे रखा है। अब अगर 1 साल के बाद ये पर्सन पी अगर वापिस जाएंगे, ठीक है, इन्होंने अपना सारा किराया दे दिया, सब कुछ कर दिया, अब ये पर्सन पी अगर अपने घर को वापिस जाएगा, इस मकान को खाली करेगा, तो ये 50,000 के ऊपर मालिकाना हक रखेगा और ये इसको एज इट इज 50,000 वापिस कर देगा। यहां तक मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? डिपॉजिट का मतलब आपको समझ में आ गया। बट एक्चुअल में हुआ क्या 1 साल के बाद, 1 साल के बाद इस पर्सन को कोई तंगी थी, या फिर ये देना नहीं चाहता था, वट एवर वॉज द रीजन, वी डोंट नो, इस पर्सन ने इसको किराया देना क्या कर दिया, बंद कर दिया। जो 10,000 किराया था वो देना बंद कर दिया। 3 मंथ्स का किराया पेंडिंग हो गया, 3 मंथ्स का किराया रेंट पेंडिंग हो गया। तो इन जनाब ने लास्ट में क्या किया, ये जो 50,000 है, इस 50,000 में से 10,000 इंटू 3 रिकवरी में डाल दिया। क्या कर दिया? रिकवरी में डाल दिया, अपना रेंट रिकवर कर लिया इसमें से। तो डिपॉजिट के पैसे कितने रह गए? सिर्फ 20,000। डिपॉजिट के पैसे कितने रह गए? सिर्फ 20,000, यानी 30,000 उसने यूटिलाइज कर लिए। 30,000 उसने यूटिलाइज कर लिए किसमें? अपने कंसीडरेशन में। तो जब तक डिपॉजिट का पैसा आप अपने कंसीडरेशन में कन्वर्ट नहीं करते, कंसीडरेशन के तौर पे आप उसको नहीं कन्वर्ट करोगे, तब तक वो चीज कंसीडरेशन नहीं मानी जाएगी। जब आप डिपॉजिट का पैसा यूटिलाइज कर लेते हो कंसीडरेशन के लिए, तब हम उसे, जब आप डिपॉजिट का पैसा कन्वर्ट कर लेते हो या फिर उसमें से चार्ज कर लेते हो कंसीडरेशन, तब हम उसे कंसीडरेशन मानेंगे, अदरवाइज उसे कंसीडरेशन नहीं मानेंगे। बात समझ में आ गई? अब देखो, सेम कंसेप्ट ही ना यहाँ पे बता रहा था। अब मैं दोबारा इस चीज को पढ़ूंगी, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पढ़ो। However, a deposit given in respect of supply of goods or services or both shall not be considered, इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे as a payment for such supply unless, कब तक नहीं करेंगे? unless the supplier applies such deposit as a consideration, जब तक सप्लायर उस डिपॉजिट को कंसिडरेशन के तौर पे अप्लाई नहीं करेगा, तब तक हम उस डिपॉजिट को कंसिडरेशन ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है जी? तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा किस तरीके की वीडियोस लगी। कोई डाउट्स है, डाउट जरूर पूछिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।